हेलो एवरीवन, दिस इज अनु चौधरी एंड वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। डिस्कस करेंगे सीडीपी के क्वेश्चनों को जो सीटेट के लिए काफ़ी वैल्यूएबल हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 3 को डिस्कस करेंगे जिसमें कि सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चैनल पर आए हैं आप पहली बार तो चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा, बाकी लोगों को भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो सीटेट में आपसे पूछे जा सकते हैं 2023 में। तो जितने भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपकरणों यानी कि जिन्हें हम टीएलएम बोलते हैं, ठीक है, और सहायक सामग्रियों जिन्हें हम एडिशनल एड्स बोलते हैं, जो सहायक सामग्रियां होती हैं। तो जितने भी उपकरण होते हैं और सहायक सामग्री होती है उनकी पहुंच को अनुकूलित करने के लिए यानी कि उनको विद्यालय में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी अगर आप टीएलएम के सहारे से आप जो है एडिशनल एड्स के मदद लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपको किस तरह की मदद मिलेगी आपके अधिगम में यानी कि बच्चों को पढ़ाने में। तो देखो, जो विद्यार्थी दृष्टिबाधित है उनके लिए मददगार साबित होगा, या फिर वे विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है यानी कि जिन्हें एडीएचडी की प्रॉब्लम है। एडीएचडी की प्रॉब्लम का मतलब है वो ज्यादा देर बच्चे एक जगह पर ध्यान नहीं टिका पाते हैं, बेहद चंचल से होते हैं। ठीक है, या फिर वे विद्यार्थी जिन्हें परमस्तिष्कीय घात है। कहने का मतलब कि परमस्तिष्कीय घात से मतलब जो हमारे मस्तिष्क का हिस्सा होता है सेरेब्रल, तो ये उससे संबंधित एक तरह की प्रॉब्लम होती है जिसे हम कह सकते हैं कि या तो चोट लगने के कारण या फिर किसी भी कारण से मस्तिष्क का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिससे पूरी की पूरी बॉडी जो है एक तरह से मतलब उसमें प्रॉब्लम होती है, वो मैसेज देने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो बच्चा अच्छे से मूव नहीं कर पाता, कुछ भी समझ नहीं पाता। ठीक है, या फिर उन बच्चों को हेल्प मिलेगी जो असाधारण प्रतिभा वाले छात्र हैं। तो इस प्रकार से आपको विकल्प चुनना है। तो सीधी सी बात है, जब हम टीएलएम का यूज करते करके या फिर एडिशनल जितनी भी सामग्रियां होती है जब उनका यूज करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के बच्चों को इससे मदद मिलती है, चाहे वो किसी भी तरह का बच्चा क्यों ना हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति यानी कि रेगुलर अटेंडेंस के लिए वंचित बच्चे जो वहाँ जो पर डे नहीं आ पा रहे हैं, है ना, जो रेगुलर नहीं है, तो वंचित बच्चों को प्रोत्साहित यानी कि मोटिवेटेड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है रेगुलर आपकी क्लास में अटेंडेंस बच्चे की प्रेजेंस लगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, या तो उनका घर से दूरी हो सकती है, या फिर बीमार हो सकते हैं, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्हें आने में प्रॉब्लम है, इस वजह से उनकी अटेंडेंस विद्यालय में नहीं लग पा रही है। तो आप उसके लिए क्या सुझाव मतलब प्रेफर करेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो क्या आप ये करेंगे कि बच्चों को विद्यालय की आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बना दिया जाएगा, यानी आप अगर विद्यालय में नहीं आएंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, या फिर विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा कि आप सभी को आपको जो है सभी बच्चों को जो है प्रतिदिन घर से उठाकर लाना है। ठीक, या फिर बच्चों को आकर्षित करने के लिए आप पर डे 5 रुपए देंगे, या फिर आवासीय विद्यालय खोलना। तो सीधी सी बात है, इसमें जो तर्क वाला जो ऑप्शन है वो है ये आवासीय विद्यालय बोलना, जिसे खोलना, जिसे हम हॉस्टल्स बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जैसे जो अटल आवासीय विद्यालय थे जो या फिर है, या फिर जैसे इंदिरा गांधी विद्यालय है, ये सभी आवासीय है जिसमें पढ़ाई के साथ साथ में बच्चे वहीं पर रहना खाना सोना ये सब करते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में गुरुकुल विश्वविद्यालय थे। ठीक है, तो इस तरीके से विद्यालय खोल देने चाहिए ताकि जो पढ़ाई है बच्चों की वो ना छूटे, साथ ही साथ जो है विद्यालय में उनकी उपस्थिति लगती रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रवाह पूर्णता यानी कि फ्लुएंसी, व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन, मौलिकता यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि अपने आप में एकदम नया होना, ठीक है, लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो तत्व है, ये जो गुण है, ये किससे संबंधित है, प्रतिभा से, गुण से, या फिर अपसारी चिंतन से, या फिर त्वरण से। तो ये सभी के सभी गुण पाए जाते हैं, ये सभी के सभी तत्व पाए जाते हैं अपसारी चिंतन यानी कि जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसका मतलब ये होता है कि सब एक समस्या पर जब बच्चे को सोचने विचारने के लिए कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो वो एक नहीं अनेकों तथ्यों पर जो है गौर करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये गुण कहलाता है प्रवाहपूर्णता। ठीक है, और एक से अनेक तथ्यों को जो व्याख्यात किया जाता है तो ये गुण कहलाता है व्याख्या। ठीक है, मौलिकता ये
मौलिकता अपने आप में ये है कि देखो मतलब जब बच्चा इतनी सारे तथ्यों पर सोच विचार करके कुछ ना कुछ जब नया विचार सोचता है या फिर नए विचार का सृजन करता है तो उसे मौलिकता कहते हैं। और लचीलापन हम कहेंगे कि सिर्फ एक ही जो है समय एक ही बिंदु पर ना अटक के जो है बहुत सारे तथ्यों पर या फिर ऑप्शन पर उसको सोचने विचारने के लिए दिया जा रहा है, तो ये अपने आप में लचीलापन है। तो ये जो तत्व पाए जाते हैं ये किसमें पाए जाते हैं? अपसारी चिंतन के गुण हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पर अपसारी चिंतन ना देकर सृजनात्मकता वो दे देता तभी आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि सृजनात्मकता के भी सेम यही गुण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस किया। अब समझते हैं 4 को। सीखने की गति यानी कि जो लर्निंग स्पीड होती है, लर्निंग आपका सीखना होता है, ठीक है, तो वो किस पर निर्भर है? तो वो पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर या फिर पर्यावरणीय कारकों पर या फिर दोनों पर या फिर जो है दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो देखो, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक दूसरे पर परस्पर सहयोग से ही मनुष्य या फिर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से तो कुछ ना कुछ सीखते ही हैं अपने आप से, जिसे हम कह सकते हैं, और अपने पर्यावरण से घिरे हुए सामाजिक लोगों से भी आप बहुत सी चीजें सीखते हैं। तो आप व्यक्तिगत और पर्यावरणीय दोनों की परस्पर क्रिया पर निर्भर रहते हैं सीखने के लिए। ठीक है, और यही इसी वजह से आपकी जो गति है सीखने की इन दोनों कारकों पर निर्भर करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए, बच्चे हैं अधिगम यानी कि जिसे हम लर्निंग कहते हैं, तो अधिगम में जब लर्निंग हम कराते हैं बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराते हैं। तो जब एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चों का पार्टिसिपेट भी हम चाहते हैं कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। तो पार्टिसिपेट करने के लिए लगातार जो है उनको पुरस्कार देना या फिर उनको दंड देना, दंड का प्रयोग करना। तो इससे क्या है, ऐसा करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा करने से क्या प्रभाव पड़ेगा कि यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। या फिर अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा इससे कम हो जाएगी, या फिर बाहरी अभिप्रेरणा इससे कम हो जाएगी, या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा कम हो जाएगी। देखो, अगर हम बच्चों को सिखाने के लिए बार बार पुरस्कार और दंड का प्रयोग करेंगे तो उसका दुष्परिणाम ये होगा कि जो भी बच्चा सीख रहा है, अधिगम कर रहा है, तो उससे बच्चे की जो स्वाभाविक यानी कि जो नेचुरल मतलब उसकी इच्छा है चीजों को सीखने की और एटीट्यूड है जो सीखने, उसकी जो एक तरह की नजरिया है चीजों को देखने का, सीखने का, उसकी जो खुद की प्रवृत्ति है और जिज्ञासा है ना, तो वो कम हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ वो उन चीजों को तभी करेगा जब या तो उसको पुरस्कार मिलेगा या फिर वो दंड से बचने के लिए ऐसा करेगा। वो स्वाभाविक यानी कि नेचुरल रूप से जो उसकी खुद की इच्छा है, उसका खुद का मन है, वो कभी भी मतलब पूरी तरह नहीं कर पाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो ये चीजें कम हो जाएंगी, इस पर इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, यानी उसको यह है कि मुझे पुरस्कार लेना है, तभी वो बार बार किसी एक्टिविटी को कर रहा है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल कि प्रयोग का नियोजन या फिर संचालन, यानी कि कोई ना कोई प्रैक्टिकल है उसका वो नियोजन कर रहा है, संचालन कर रहा है कि मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मैं सब कुछ प्लान करूंगा तो मुझे वो मिलेगा, कोई ना कोई मतलब पुरस्कार मिलेगा, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित भी नहीं है ना, समझ रहे हो? तो जैसा कि फॉर एग्जांपल एक स्टार या फिर बैज प्राप्त करना, यानी उसको यह है कि मैं बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बनकर दिखाऊंगा, सब कुछ एग्जीक्यूट करूंगा, प्लान करूंगा, तो मुझे ये बैज मिल जाएगा या फिर स्टार मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है अगर कोई बच्चा ऐसे करता है? तो समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, या फिर पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, या फिर अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं निपुणता के उद्देश्य निर्धारित करना, या फिर अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। तो देखो, ऐसा करने से क्या होगा कि उस बच्चे के मन में क्या है, भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास हो जाएगा। कहने का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मन से किसी चीज को नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पुरस्कार के तरफ भागेगा, पुरस्कार को पाने के लिए ही वो सब तरह की एक्टिविटी करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसकी जो अभिवृत्ति है वो भौतिकवादी बन जाएगी। भौतिकवादी का मतलब यहाँ पर वही है, पुरस्कार, पैसा, या फिर जो है उसे ट्रॉफी या फिर बैज या फिर कुछ स्टार ऐसे मतलब मिलने के पीछे एक लालच से वो ऐसे काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान में
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है वो किस में शामिल है? अनुच्छेद 15 में, 26 में या फिर 45 में या फिर 21 ए में? तो आंसर हो जाएगा 21 ए में। इससे संबंधित आप वीडियो भी जरूर देखें, आरटीई की पूरी वीडियो है, ठीक है। तो पूरा वीडियो उसमें समझा दिया गया है, पूरा आप अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसे जरूर वॉच करें आरटीई को पूरे को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। यानी कि वो कौन से कारक है, वो कौन सी चीज है जो बच्चे को जो है संवेगात्मक और सामाजिक परिपक्वता की ओर ले जाते हैं, यानी कि उन्हें उसे इमोशनली जो है मजबूत बनाते हैं और सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं, परिपक्व बनाते हैं। तो वो कौन से कारक है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो वो कारक है या तो हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करना, या फिर चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्ण करते रहना, या फिर क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना, या फिर हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, है ना। तो देखो, ये जो बच्चों में कंपटीशन वाली बात होती है ना, प्रतियोगिता, ये हमें नहीं करानी होती है, ये नकारात्मक माना जाता है, तो ये कभी हमारा आंसर नहीं होता है, ये बात आप स्पेशली ध्यान रखें। बाकी इसमें सभी कार्य वो हैं जो कि बच्चों को संवेगात्मक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाएंगे, परिपक्व बनाएंगे, जबकि ये जो है उल्टा, मतलब बच्चों को जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, ठीक है। बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपसे पूछ रहा है कि पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण, तो ये किसका उदाहरण है? यानी कि अगर किसी को संवेदनशील दिखाना है तो लड़के लड़की में से किसको संवेदनशील दिखाते हैं? लड़की को। पालन पोषण का काम अगर बताएंगे तो लड़कों का नहीं, लड़कियों का बताएंगे। किसी की देखभाल करना नर्स के रूप में जो है लड़की को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ जो है स्त्रियों का जो है काम दिखाया जाता है, तो ये किसका उदाहरण है? ऐसे मतलब अगर चित्र किसी पिक्चर उसमें किताब में मिलते हैं तो स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं का चित्रण, या फिर जेंडर पक्षपात का, या फिर जेंडर समानता का, या फिर जेंडर समता का, ठीक है। ना तो यहाँ इक्वलिटी को दिखाया गया है, ना समानता को दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है पक्षपात, यानी कि लड़की जो जेंडर पक्षपात जिसे कहते हैं, लैंगिक भेदभाव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जो काम लड़के भी कर सकते हैं सिर्फ उनको लड़कियों के ऊपर थोप दिया गया है, और ये पुराने टाइम से चला आ रहा है, तो इसको लैंगिक भेदभाव कहेंगे, इसको जेंडर पक्षपात कहेंगे, इसको इंग्लिश में जेंडर बायस कहेंगे। क्या कहेंगे? जेंडर बायस कहेंगे, ठीक है। तो ये स्पेशली अगर कोई भी किताब या फिर चित्र में आपको ऐसे देखने को मिलता है तो वो किताब या फिर चित्र कैसा है? वो जेंडर पक्षपात वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक शिक्षिका, क्वेश्चन नंबर 10 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसो पहेली बनाने में मदद करती है? और वो क्या करती है? वो इशारे करती है या फिर संकेत करती है। कोई बच्ची है, ठीक है, और वो जिगसो पहेली जो है सुलझाना चाह रही है, उसे जो है उसे मतलब कहीं ना कहीं भटक रही है, तो आप एज ए टीचर क्या करते हैं? तो बच्चे को थोड़ा सा इशारा कर देते हैं या फिर संकेत दे देते हैं, ठीक है। तो जब संकेत देते हैं, इशारा करते हैं और उसको जिगसो पहेली को बनाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है, तो ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं? तो स्वतंत्र खोज कर रहे हैं, या फिर पाठ कर रहे हैं, या फिर उद्दीपन कर रहे हैं, या फिर अनुसरण कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जो है वाइगोत्स्की की थ्योरी में पढ़ते हैं कि इस तरीके से एक टीचर का बच्चों को हेल्प करना, किसी इशारे या फिर संकेत के माध्यम से मदद करना, तो वो कहलाता है पाठ, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बोलते हैं इसके फोल्डिंग। जिसे क्या बोलते हैं? इसके फोल्डिंग बोलते हैं, इसके फोल्डिंग, ठीक है, इसके फोल्डिंग। यानी कि जो अपने आप में क्या होता है कि अपने आप में, जिसे हम ढांचा भी बोलते हैं, पाड़ भी बोलते हैं, ठीक है, मदद भी बोलते हैं। तो ये क्या है कि जब बच्चा किसी प्रॉब्लम में है, किसी डाउट में है, कंफ्यूजन में है, तो एज ए टीचर आप उसको हेल्प करो, मदद करो
किसी इशारे के माध्यम से, किसी संकेत के माध्यम से, तो आप उसको इसके फोल्ड कर रहे हो, आप उसको पार्ट यानी कि सहारा दे रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको मदद करना, ये पार्ट कहलाएगा, ठीक। क्वेश्चन क्लियर हुए? 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए, तो उम्मीद करती हूँ हर एक क्वेश्चन काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, आपको हेल्प करेगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। बाकी जिनके लिए क्लास वैल्यूबल हो सकती है उन्हें भी शेयर करें। इसी तरीके से बने रहिए चैनल के साथ में, और कोई भी डाउट हो तो जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, लाइक करें अपने इस क्लास को, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय।